नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एफआईआर के रिगार्डिंग एक नई गाइडलाइंस जारी करी है। जो आप एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको इस गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है अपनी कोई भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि अगर कोई भी दो डिस्प्यूट होते हैं तो एक पार्टी जाती है अपना एफआईआर दर्ज कराने कि भैया इसने मेरे को परेशान करा है, मैं अब इसको हरैश करने के लिए या फिर इसको मैं परेशान करने के लिए इसके खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करा देता हूं। अब इस सिचुएशन में यहां पे आप एफआईआर करा देते हो। अब इस सिचुएशन में आपको पता होगा कि भाई बहुत जगह पे ऐसा होता है और इनफैक्ट 99.9% केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस वाले आपकी डायरेक्टली एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो अब उस केस में आपको दूसरा अपना अधिकार इस्तेमाल करना होता है कि 154 के क्लॉज नंबर 1 में आपकी एफआईआर दर्ज पुलिस वालों को करनी होगी अगर आपका केस कॉग्निजेबल नेचर का होगा। लेकिन अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या होता है, 154 क्लॉज 3 के अंदर आपको अपने एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाकर रिटर्न में अपनी कंप्लेंट लिखनी पड़ती है कि आपको क्या क्या दिक्कत हुई है, आपके साथ क्या क्या अपराध है। कंप्लेंट में सारी लिखने के बाद बाई पोस्ट आपको अपने एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये अपनी कंप्लेंट भेजनी होती है। फिर एसपी साहब के पास जब आपकी कंप्लेंट आ जाती है, अगर एसपी साहब को लगता है कि भाई वो कंप्लेंट हम पढ़ेंगे और इसको मैं खुद यानी कि एसपी होने के नाते इन्वेस्टिगेट करूंगा या मैं अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दूंगा केस, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे 154(3) डालने के बाद भी आपके साथ कुछ नहीं होता है, मतलब एसपी साहब के साथ के पास भी की तरफ से भी कोई भी तरह का आपके पास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है, तब आपके पास तीसरा रास्ता होता है क्या, 156 क्लॉज 3 की मदद लेके डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट बनाओ और डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास फाइल कर दो। अब मैजिस्ट्रेट साहब जो है आपकी कंप्लेंट को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि हाँ यार तुम्हारी कंप्लेंट में दम है, तुम्हारी जो कंप्लेंट में दम होने के मतलब तुम्हारे साथ जेन्युइनली कोई ना कोई अपराध हुआ है, तो यहां पे मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, फिर मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर देते हैं पुलिस को कि पुलिस तुम्हारे को जो एफआईआर दर्ज करनी होगी इस पर्टिकुलर कंसर्न्ड व्यक्ति के ऊपर। फिर जब एफआईआर दर्ज हो जाती है फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर पुलिस रिपोर्ट तैयार होती है, फिर मैजिस्ट्रेट यहां पे कॉग्निजेंस ले लेते हैं। ये एक सीधा तौर पर मुकदमा होता है। लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है, अब ये केस आया था बाबू वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2022 सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहां पे क्या होता था कि अब दिन पे दिन लोग क्या करने लगे हैं, अपना ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में एफआईआर, जैसे कि आप लोगों मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 99.9% केसेस में पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी नहीं, फिर आपको दूसरा रास्ता अपनाना है, फिर तीसरे रास्ते के थ्रू आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, अपना डायरेक्ट 156(3) की एप्लीकेशन लगा देते हैं, जज साहब के सामने ग्राउंड शो कर देते हैं, थोड़े मासूम बन जाते हैं, जज साहब को भी लगता है कि हाँ यार चलो ठीक है जेन्युइन केस है, मैजिस्ट्रेट साहब के थ्रू वो एफआईआर दर्ज कराने का अपना ऑर्डर पास करवा लेते हैं। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा आया कि यार बाबू वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2022 सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ था, मुकदमा दो पार्टीज थी, दो पार्टीज के बीच में अपना सिविल डिस्प्यूट चल रहा था। अब सिविल डिस्प्यूट किस चीज का, एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई दो लोगों के बीच में अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना था कि तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। अब पार्टी ने क्या करा, कुछ अपना टोकन मनी जो पार्टी अपना घर बेचना चाहती थी उसको जो है पैसे दे दिए। अब जब रजिस्ट्री की बारी आई पार्टी मुकर गई, भैया मैं नहीं करना चाहती तेरे नाम पे रजिस्ट्री। अब इस केस में जो पार्टी खरीदार थी वो कही अपना सिविल कोर्ट के अंदर कि जैसा देखो इसको मैंने पैसे दे रखे टोकन मनी, अब ये अपने मेरे नाम पे रजिस्ट्री करने से मना कर रहा है, अपना मकान बेचने से मना कर रहा है, तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का यहां पे केस फाइल कर दिया। ठीक है, अब इस केस में पार्टी ने जो अगेंस्ट पार्टी थी, एडवर्स पार्टी थी, जिसके खिलाफ केस हुआ था, जिसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं, सिविल सूट अगर हुआ है तो डिफेंडेंट भी अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी कि जैसा मेरे को ये मुकदमे ये वजह से मैंने अपनी रजिस्ट्री नाम नहीं करी है, मैं नहीं बेचना चाहता वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इन द मीन टाइम सिविल केस चल रहा था और जिस पार्टी को परेशानी थी, जिस पार्टी को खरीदना था घर को, वो पार्टी को लगा यार सिविल मुकदमा है अभी तो लंबा चलेगा, मैं जो है ना इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता हूं चीटिंग का केस बना के कि इसने मेरे साथ चीटिंग करी है। ठीक है, अब इस केस में चीटिंग का केस मतलब कि इसको मैं थोड़ा सा परेशान करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा हरैश करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं टॉर्चर करता हूं, तो एफआईआर दर्ज यहां पे कराने के लिए गए पुलिस थाने में, पुलिस वालों ने मना कर दिया कि भैया हम तुम्हारी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। अब इस सिचुएशन में वही जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया प्रोसेस, 154(3) के अंदर एसपी के पास गए, उन्होंने भी खारिज कर दी, फिर डायरेक्ट वो अपना मैजिस्ट्रेट के पास चले गए कंप्लेंट डालने के बाद। मैजिस्ट्रेट ने पर्टिकुलर केस को अपने पास ले लिया और मैजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ यार केस तो जेन्युइन है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं अपना मासूम बन जाओ, ग्राउंड बता दो, मैजिस्ट्रेट आपका ऑर्डर पास कर देते हैं। फिर यहां पे जो है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो घर अपना बेचने से मना कर रहा था, वो गया हाई कोर्ट कि जैसा आप देखो यार यहां पे तो कोई मुकदमा बनता नहीं है, मेरे खिलाफ बंदे ने सिविल सूट डाला हुआ है, अभी वो केस चल रहा है, मैंने तो रिटन स्टेटमेंट भी फाइल कर दी है, फिर मेरे खिलाफ एफआईआर नाम की क्यों चीज डाली है। हाई कोर्ट ने 482 के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं ना,
अपनी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, तो हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया कि अभी इस मुकदमे पे, इस स्टेज पे हमें नहीं लगता तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कैंसिल होनी चाहिए, एफआईआर क्वैश होनी चाहिए। फिर वो पार्टी दोबारा परेशान कि एफआईआर भी दर्ज हो गई, सिविल सूट भी फाइल हो गया, अब वो क्या करे। तो वह पार्टी जो है अपना सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई, जज साहब पहली बात, हमारे मुकदमा चल रहा है सिविल, मेरे खिलाफ तो एफआईआर हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे ये एफआईआर जो दर्ज हुई है ना, ये मेरे को हैरेस करने के लिए हुई है, और यहां पे पार्टी ने जो है ना, एक अपना जो प्रोसेस होता है 154 क्लॉज 1 का, 154 क्लॉज 3 का, उनमें से एक उन्होंने जो प्रोसेस है वो फॉलो करा भी नहीं है। तो जज साहब आप बताओ, ये तो गलत है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे दिमाग लगाया और बिल्कुल सही बात बोली। और यहां पे एक और केस था, यहां पे प्रियंका श्रीवास्तव एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2015 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर्टिकुलर केस में एक बात को गौर करा था कि हाँ यार, अब ना लोग अपना 156(3) बेवजह जो है कोर्ट में डालने लगते हैं और एफआईआर का ऑर्डर पास करवा के अपना खुशी खुशी मजे मारते हैं। तो अभी ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमा आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस के अंदर प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में एक गाइडलाइंस जारी करी थी कि अगर किसी भी पार्टी को 156(3) की एप्लीकेशन डाल के एफआईआर कराने का ऑर्डर लेना है ना, तो यहां पे उस पार्टी को, यानी कि उस कंप्लेनेंट को एक एफिडेविट भी जमा कराना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। एफिडेविट किस चीज का, कि जैसा साहब हम जो है आपके पास अपनी 156(3) एप्लीकेशन लेकर तो आए हैं, साथ में हम एफिडेविट भी आपको इस चीज का दे रहे हैं कि हमने पहले 154(1) हम पुलिस के पास गए थे, पुलिस वालों ने हमारे को भगा दिया। ठीक है, पहली बात ये देखो जैसा एफिडेविट। दूसरी बात, हमने एसपी साहब को भी कंप्लेंट डाली थी, ये रहा कंप्लेंट डालने का प्रूफ, जो आप स्पीड पोस्ट करोगे ना, तो स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट, ये देखो जैसा, ये दोनों कंप्लाइंस हमने करे हैं। तब तीसरा कंप्लाइंस करने के लिए 156(3) में हम आपके पास अपना एप्लीकेशन डालने आए हैं। तो जैसा प्लीज आप हमारी पर्टिकुलर कंप्लेंट देखने के बाद, सुनने के बाद, सबमिशंस लेने के बाद आप हमारा 156(3) का ऑर्डर पास कर दीजिए। तो प्रियंका श्रीवास्तव एंड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 156(3) की एप्लीकेशन आप लगाओगे ना, तो साथ में कंप्लेनेंट का यहां पे एफिडेविट लगाना मैंडेटरी है। अगर एफिडेविट नहीं लगाया तो बेटा आपकी 156(3) कैंसिल हो जाएगी। तो यही केस फिर बाबू वेंकटेश के केस में आया, जो मैंने अभी बाबू वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इस केस में भी मुकदमा आया था। तो इस पर्टिकुलर केस में मुकदमा जब चल रहा था, तो इन द मीन टाइम यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा कि यहां पे जो एफआईआर है वो क्वैश होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 482 के अंदर यहां पे हाई कोर्ट के भी पास पावर है। एक भजन लाल का भी केस था जिसमें यहां पे एक ऑर्डर पास करा गया था कि एफआईआर को क्वैश कराने के लिए ना कुछ ग्राउंड्स मेंशन करे हुए हैं कि अगर तुम्हारे को लगता है कि हैरेस करने के लिए एफआईआर करी हुई है तो एफआईआर क्वैश होगी, अगर तुम्हें लगता है कि ये झूठा केस बना रहे हैं मेरे पर तो एफआईआर क्वैश होगी। तो ऐसी अलग अलग ग्राउंड जो है यहां पे हमारे लगाए गए थे एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। तो इसके मुताबिक ये तो हैरेस करने के लिए करी गई है। दूसरी बात, पार्टी ने अपना एफिडेविट नहीं लगाया हुआ था, तो इसीलिए यहां पे एफआईआर क्वैश होनी चाहिए। इसलिए यहां पे एफआईआर क्वैश होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे के पूरे क्लियर ये स्टेटमेंट में क्लियर तौर पे बोला है कि 156(3) की अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट लगाना पड़ेगा। एफिडेविट किस चीज का, कि आपने कंप्लाइंस करा है 154 क्लॉज 1 का, 154 क्लॉज 3 का। अगर आप ये एफिडेविट नहीं लगाते हो तो कोर्ट, यानी कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जो भी मैजिस्ट्रेट साहब आपकी कंप्लेंट ये सुन रहे होंगे, वो आंखें बंद करके आपकी एप्लीकेशन को 156(3) को खारिज कर देंगे। याद रखिएगा। तो वीडियो के अंदर जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक वकील हो तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और जितने भी केस लॉज मैंने आपको बताए हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो आप लोग डिटेल में भी उसकी स्टडी कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।